नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे समास का टॉपिक, और समास में हमने सिर्फ पढ़ा था समास परिचय। और आज उसके बाद हम बढ़ेंगे, आगे रहेगा हमारा जो पॉइंट रहेगा समास के भेद। अब समास के भेद के ऊपर जब भी बात आती है तो यहाँ पर भी दो उत्तर रहते हैं। कोई कहता है कि समास के 6 भेद होते हैं, तो कोई कहता है कि समास के 4 भेद होते हैं। ये बात भी सत्य है। हम क्या सुनते हैं हमेशा समास में? हमने सुना है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये बिल्कुल सत्य है कि सभी ने यही 6 भेद सुने हैं, लेकिन प्रश्न ये भी बिल्कुल सही है कि हमने उत्तर 4 भी सुना है और हमने उत्तर 6 भी सुना है। अगर कोई आपसे पूछता है समास के कुल भेद कितने हैं, तो कुल भेद तो हमारे 6 ही रहेंगे, लेकिन समास के जो मुख्य भेद होते हैं, जो समास मेन होते हैं, वो कितने होते हैं? हमारे 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य का मतलब क्या रहता है? हमारा जो मेन है, हमारी जो पदों की प्रधानता की अगर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार ही होते हैं। लेकिन अगर हम एक समास है हमारा तत्पुरुष समास, इस समास की पूरी डिटेल करते हैं, इसको पूरा डीपली हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि इस समास के 2 भेद होते हैं। एक आपका रहेगा एक आपका रहेगा द्विगु समास और दूसरा आपका रहेगा कर्मधारय समास। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो आपका द्विगु समास है और आपका कर्मधारय समास है, ये दोनों के दोनों किस समास के भेद होते हैं? ये दोनों के दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो यहाँ पर बात यही रहेगी आपकी, अगर कोई आपसे पूछता है समास के कुल कितने भेद हैं, तो समास के कुल 6 भेद रहेंगे। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के रहेंगे हमारे। यहाँ हमें प्रत्येक समास को पढ़ना है, अलग अलग पढ़ेंगे हम समास के कुल 6 भेद ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हर एक समास के बारे में अलग अलग से जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस समास को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला समास नाम रहेगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। अव्यय इस समास का जो पहला पद होता है वो या तो कोई अव्यय होता है या फिर कोई उपसर्ग होता है। अव्ययभाव समास का पहला पद या तो कोई अव्यय रहेगा या फिर कोई उपसर्ग रहेगा। कहने का मतलब मेरा क्या है कि किसी भी शब्द के आगे, जैसे मान लीजिए यथा, प्रति, बे, अनु, आ, भर आदि इस प्रकार की चीजें मिल जाती हैं एक उपसर्ग या अव्यय के रूप में, तो वहां पर हमेशा आपको समास कौन सा मिलेगा? अव्ययभाव समास मिलेगा। किसी भी शब्द से पहले अगर ये उपसर्ग या अव्यय होते हैं तो आपको समास कौन सा मिलता है? अव्ययभाव समास होता है हमारा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया यथाशक्ति। आप सभी जानते हो, हम पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके थे कि यथाशक्ति ये क्या है? एक समस्त पद है। यथाशक्ति क्या है? एक समस्त पद है। अगर इसका विग्रह लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? शक्ति के अनुसार। हमारे पास एक शब्द है शक्ति, इसके आगे यथा एक अव्यय लगा हुआ है। अव्यय क्या होते हैं? जिनके ऊपर लिंग वचन
काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वही चीजें होती हैं अव्यय। तो यहाँ हमने देखा कि एक शब्द है यथा, सॉरी शक्ति, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है। जो ये चीजें होती है कभी भी अकेले प्रयोग में नहीं आती, हमेशा किसी शब्द के साथ ही लगती हैं। आपको पता है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा शब्द है, क्योंकि ये हम अकेला भी लिखते हैं शक्ति, लेकिन यथा कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, किसी न किसी के साथ मिलेगा, यथा शक्ति, यथा संभव, यथा आदि, इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा अव्ययभाव समास, और ये विग्रह हो गया, ये समस्तपद हो गया। उसके बाद जैसे ये हमने लिख दिया प्रति, हमने लिख दिया प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन क्या है, एक शब्द, इसके आगे प्रति क्या लगा हुआ है, एक उपसर्ग लगा हुआ है, क्या बन गया, हर दिन। प्रतिदिन मतलब हर दिन। जैसे प्रत्येक, अब आप सोच रहे होंगे प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग, यहाँ भी प्रति प्लस में एक से प्रत्येक बनता है, प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक, हर एक। जैसे हमने लिख दिया बेहद, हद एक शब्द होता है, इसके आगे बे एक उपसर्ग लगा हुआ है, बेहद, हद से परे, हद के बाहर, जिसकी कोई हद ही नहीं रहती, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेहद, हद से परे, हद से परे या हद के बाहर। हद शब्द में बे उपसर्ग लग गया, हमें पता चल गया समास कौन सा रहेगा, अव्ययभाव समास रहेगा। जैसे हमने लिख दिया आजीवन, आजीवन, आजीवन का मतलब पूरा जीवन, सारा जीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, पूरा जीवन, सारा जीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत। तो यहाँ पर शब्द क्या है हमारा, जीवन है, इसके आगे आ क्या लगा हुआ है, एक उपसर्ग लगा हुआ है। अगर शब्द के आगे कोई भी उपसर्ग है पर आया हुआ है तो समास कौन सा बनेगा हमारा, अव्ययभाव समास बनेगा। जैसे ये, जैसे हमने लिख दिया भर पेट, भर पेट, शब्द क्या है पेट, इसके आगे भर क्या लगा हुआ है, एक अव्यय लगा हुआ है पर, पेट का मतलब क्या होता है, पेट भर, पेट। जैसे हमने लिख दिया भरपूर, भरपूर पूरा भरा हुआ, पर्याप्त मात्रा में। तो इस तरह पूरा शब्द में भर उपसर्ग लिख दिया, पेट शब्द में भर उपसर्ग लिख दिया, कहीं पर भी आपको उपसर्ग मिलते हैं तो वो आपका हमेशा कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे यहाँ मैंने एक शब्द लिख दिया सुलेख, या हमने लिख दिया दुर्जन। अगर मैं इन शब्दों की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि सु उपसर्ग लगा रखा है, किसमें, लेख शब्द में। लेख क्या है, एक शब्द है, इसके आगे क्या लगा रखा है, सु उपसर्ग लगा रखा है। जैसे दोहु प्लस जन, यहाँ वैसे तो दोहु प्लस जन से दुर्जन बनता है, लेकिन अगर उपसर्ग की बात करूं तो यहाँ पर क्या लगा रखा है, दुर उपसर्ग लगा रखा है, दुर्जन, दुर प्लस में जन से दुर्जन बन गया। तो अगर हम बात करते हैं लेख का मतलब लिखा हुआ, सो का अर्थ क्या रहेगा यहाँ पर हमारा, सुंदर। सुलेख का मतलब सुंदर लिख रखा है, जो सुंदर लिखाई है उसको क्या बोलते हैं हम, सुलेख बोलते हैं। दुर्जन, दुर का अर्थ यहाँ पे होता है दुष्ट, या फिर मैं कहूँ बुरा, बुरा आदमी। जो बुरा आदमी होता है, दुष्ट जन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्जन बोलते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमने क्या लिखा है कि अव्ययभाव में हमेशा क्या मिलते हैं, शब्द के आगे उपसर्ग लगे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लगे हुए हैं, उपसर्ग, तो ये भी अव्ययभाव होना चाहिए, परंतु यहाँ पर अव्ययभाव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो हम देखते हैं। देखो हमने एक वीडियो बनाई थी पहले, हमने, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, विशेषण का टॉपिक हमने पढ़ा था। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि सुंदर शब्द और दुष्ट शब्द या बुरा शब्द है, ये क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं।
तो ध्यान रहे, ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे कि अगर किसी भी उपसर्ग का अर्थ, कोई भी उपसर्ग अगर विशेषण के रूप में आ जाता है, कोई भी उपसर्ग अगर विशेषण के रूप में आ जाता है तो वहां कभी भी अव्ययभाव समास नहीं होगा। वहां हमेशा समास जो हमारा रहेगा, हम आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं बता रही हूं आप लोगों को कि हमारा समास कौन सा रहेगा, कर्मधारय रहेगा। कभी भी किसी भी उपसर्ग का अर्थ अगर विशेषण बन जाता है तो वहां पर समास कौन सा होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययभाव नहीं होगा। तो ये दोनों शब्द आप कभी भी अव्ययभाव में नहीं लिखोगे, बल्कि किसके अंदर लिखेंगे हम, कर्मधारय में। बाकी जब कर्मधारय समास हम पढ़ेंगे उस टाइम इसके ऊपर और डिटेल से हम चर्चा करेंगे और आगे हम बात करेंगे। तो अगर विशेषण के रूप में उपसर्ग है फिर अव्ययभाव नहीं है, अदरवाइज आपके सारे के सारे क्या रहेंगे, अव्ययभाव समास रहेंगे। उसके बाद अव्ययभाव की ही अगर मैं बात करती हूं तो अव्ययभाव समास जो होता है एक जगह पर और भी होता है। जितने भी पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं हमारे, पुनरुक्ति वाले शब्दों में भी सदैव अव्ययभाव समास होता है। पुनरुक्ति वाले शब्दों में सदैव अव्ययभाव समास होता है। अब आप सोच रहे होंगे पुनरुक्ति क्या होती है, पुनः प्लस उक्ति, दोबारा से कहना। एक ही शब्द अगर लगातार 2 बार आ जाता है या एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो वहां पर आपकी क्या बनती है, पुनरुक्ति बनती है। और ऐसे शब्दों में हमेशा आपका समास जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, अव्ययभाव समास रहेगा। जैसे हमने लिखा हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ या हाथ ही हाथ में। जैसे हमने लिखा रातों रात, रातों रात, रात ही रात में। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि चोर उनके घर को रातों रात लूट कर ले गए, रात ही रात में। तो यहाँ एक ही शब्द 2 बार आया, एक ही शब्द 2 बार आया, कौन सा समास बन जाएगा हमारा, अव्ययभाव समास बन जाएगा। जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, हर दिन, उसका व्यापार, उसका काम, उसका कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन, प्रत्येक दिन। जैसे पल पल, हर पल। जैसे बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक बीच में। इस तरह से अगर किसी भी शब्द में आपको पुनरुक्ति दिखाई देती है तो वहां पर हमेशा समास हमारा कौन सा रहेगा, अव्ययभाव समास। आशा करती हूँ अव्ययभाव समास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास।